Assalamualaikum. My name is Nida Afzal. In this presentation, I will describe human urinary system. Let's have a look towards the table of contents. First of all, I will describe excretion because urinary system is all about excretion. Later, components of human urinary system. Our urinary system consists of kidneys, ureters, bladder, and urethra. Later, I will discuss kidney disorders and their cure if present. At the end of the presentation, I will discuss some MCQs regarding the topic. Excretion. Excretion is a biological process which helps to remove all the toxic materials and waste products from our body. Urinary system is not only a single excretory system in our body. There are other organs which help to excrete the unwanted materials like our lungs. जब हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन के अमल में हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्सक्रीट होता है। जैसे लिवर है बाइल पिगमेंट की फॉर्म में एक्सक्रीशन करता है। हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसकी मदद से वाटर, NaCl, सोडियम, पोटाशियम आयन, एक्स्ट्रा विटामिन्स विच आर वाटर सॉल्युबल वो एक्सक्रीट होते हैं। एट द एंड बाउल मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल और फीसिस वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिनरी सिस्टम को यूरिनरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, रीनल सिस्टम या एक्सक्रीशन सिस्टम भी कह सकते हैं। Renal is a word which is specifically designated for the kidneys. यूरिनरी सिस्टम का पर्पस ये होता है to eliminate all the waste and unwanted materials from our body. ये अनवांटेड मटेरियल यूरिया, यूरिक एसिड या ड्रग्स की फॉर्म में हो सकते हैं। यूरिया जो है वो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन से बनता है और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बनता है। Urinary system helps to regulate blood volume and blood pressure. It controls the level of body fluids like water, excess salts and metabolites. It also helps to regulate the body pH. हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है ताकि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रह सके। इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम की कितने कंपोनेंट्स हैं। आवर यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, 2 किडनीज। ये जो बीन शेप्ड ऑर्गन्स हमें नजर आ रहे हैं इनको हम किडनीज कहते हैं। ये लेफ्ट और राइट साइड पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। इसके अंदर से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को हम यूरेटर कहते हैं। ये डक्ट जाके एक हॉलो ऑर्गन के साथ मिलती है, इस हॉलो ऑर्गन को हम ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है एंड व्हेन वी फील द अर्ज ऑफ यूरिनेशन तो यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो आवर यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 2 kidneys, 2 ureters, 1 bladder and 1 urethra. Let's have a look towards the shape of the kidney. They are bean-shaped organs. In this diagram, you can see the shape of the kidney. They are bean-shaped. They are present in our abdominal cavity in retroperitoneal space, each side of the spine just below our ribs cage. In this diagram, you can see the right kidney is slightly lower and smaller in comparison to the left kidney. This is because of the presence of the liver on the right kidney. किडनी का एक्सटर्नल व्यू अगर हम देखते हैं तो ये हमें रेडिश ब्राउन कलर में नजर आते हैं। इनकी शेप बीन के जैसी है। They are roughly of the size of a normal human fist. इनकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होती है। इनकी विड्थ 6 सेंटीमीटर होती है। इनकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है।
इनका आउटर बॉर्डर जो होता है वो कन्वेक्स होता है, जबकि इनर बॉर्डर जो है वो कनकेव होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में लेफ्ट और राइट किडनी के साइजेस में फ़र्क होता है, बिल्कुल इसी तरह मेल और फीमेल की किडनी के साइजेस में भी फ़र्क होता है। एक मेल का राइट किडनी 125 ग्राम्स का होता है, जबकि लेफ्ट किडनी 137 ग्राम्स का होता है। बिल्कुल इसी तरह फीमेल का राइट किडनी 108 ग्राम्स का होता है और लेफ्ट किडनी 116 ग्राम्स का होता है। जबकि न्यूबॉर्न के अंदर जो किडनी होता है वो लोब्यूलेटेड होता है और इट इज मेड अप टू 12 लोब्यूल्स। पैदाइश के 1 साल के अंदर अंदर तक ये लोब्यूल्स आपस में फ्यूज होते हैं सो दैट किडनी जो है वो यूनिफॉर्मली स्मूथ फॉर्म में आ जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की तरह हमारी किडनी को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हमारी किडनी को 3 लेयर्स के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज किडनी। किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। किडनी की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्रू कैप्सूल या रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है जो सपोर्ट देते हैं किडनी के इंटरनल टिश्यूज को। किडनी के बाहर किडनी के बाहर एक फैट की दूसरी लेयर होती है, इसको हम मिडल फैटी कैप्सूल कहते हैं। ये फैट से मिलके बनी होती है, यानी कि एडिपोज टिश्यूज से मिलके बनी होती है। एडिपोज टिश्यूज हमारी बॉडी में वो टिश्यू होते हैं जो फैट को डिपॉजिट करते हैं। इस लेयर को हम पेरिरीनल फैट भी कहते हैं। पेरिरीनल, रीनल मीन किडनी एंड पेरी मीन अराउंड। इसको हम पेरिरीनल फैट कहते हैं, यानी कि वो फैट जो हमारे किडनी के अराउंड होती है। जो थर्ड लेयर होती है उसको हम फॉल्स कैप्सूल कहते हैं। ये जिन टिश्यू से मिलकर बनी होती है उनको हम रीनल फैशिया कहते हैं। ये किडनी को अपनी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करती है। जबकि जो दूसरी लेयर होती है फैट की, ये किडनी को हर तरह के शॉक, इंजरी या जोड़ से प्रोटेक्ट करती है। इनफैक्ट ये जो तीनों लेयर्स होती हैं इनका मकसद होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे आप एक गोला देख सकते हैं, दिस इज known as abscess. We can discuss it later in the kidney infections or disorders. Abscess जो होती है वो pus formation होती है due to any sort of bacterial infection. We will discuss it later. किडनी को हमने बाहर से तो देख लिया कि बीन शेप्ड होता है और इसका साइज एक ह्यूमन फिस्ट के जितना होता है। अभी हम देखेंगे किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। किडनी की जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी के जो अंदर में जो आउटर रीजन होता है, जो रेडिश रीजन है, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स से थोड़ा सा अंदर ये पिरामिड शेप का जो रीजन है, जो कि हमें थोड़ा सा डार्कर रेडिश ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, इसको हम मेड्यूला कहते हैं। इसकी जो बेस होती है वो थोड़ी ब्रॉडर होती है, वो कॉर्टेक्स के साथ मिली हुई होती है, जबकि इसका जो अंदर वाला एंड होता है ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। इस पॉइंटेड एंड को हम रीनल पेपियला कहते हैं। ये जो मेड्यूला होता है ये हमें स्ट्राइएटेड नजर आता है बिकॉज ये जिन सेल्स के साथ मिलके बना होता है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमें ये इसमें लंबी लंबी लाइनें नजर आती हैं। इन पिरामिड्स के दरमियान में ये जो जगह होती है ये कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन होती है, इसको हम रीनल कॉलम्स कहते हैं। किडनी के सेंटर में ये जो रीजन होता है जो कलेक्ट करता है यूरिन को, इसको हम पेल्विस कहते हैं। इस पेल्विस की साइडों में ये जो कप लाइक प्रोजेक्शंस हमें नजर आ रही हैं काफी सारी, इनको हम कैलेक्स कहते हैं। जो कैलेक्स है वो दो तरह का हो सकता है, माइनर कैलेक्स या मेजर कैलेक्स। पेपियला के साथ जो प्रेजेंट होता है इनर साइड में कप लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम माइनर कैलेक्स कहते हैं और बहुत सारे माइनर कैलेक्स मिलके मेजर कैलेक्स बना देते हैं।
किडनी जो हमारा होता है उसका वो चाहे कोई भी रीजन हो, वो सारा नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। नेफ्रॉन is the basic structural and function unit of our kidney. It is originated from a Greek word nephros, which meaning is kidney. हमारी बॉडी के अंदर 1 से 2 मिलियन तक नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। They are long, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर और इनकी लेंथ 35 से 55 मिलीमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे देखें उन्होंने हमें मेड्यूला का जो रीजन है वो थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिखाया है। ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये हमारे किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। हमारी किडनी में जो बेसिक फंक्शन होता है वो है यूरिन फॉर्मेशन। वो सारी फॉर्मेशन इस नेफ्रॉन के अंदर होती है। नेफ्रॉन हमारी किडनी में 2 तरह के प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। They are short and comprise about 80% of the total nephrons. जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान में होते हैं उनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। उनके लूप ऑफ हैनले जो होते हैं वो लंबे होते हैं और वो हमारी किडनी में 20% तक प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के 2 हिस्से होते हैं। यहाँ पे हमें रीनल कॉर्पुसल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये हमें एक कप लाइक स्वेलिंग नजर आ रही है। इस स्वेलिंग को हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके नेफ्रॉन का पहला हिस्सा बनाते हैं जिसको रीनल कॉर्पुसल कहते हैं। जबकि इसका दूसरा जो हिस्सा होता है वो ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होता है, इसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसमें 3 तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो कि ग्लोमेरुलस के थोड़े से पास में होती हैं, इसलिए हम इनको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है और सबसे एंड पे जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। चूंकि ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे होती हैं इसलिए हम इसको डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सारी जाके कलेक्टिंग डक्ट में मिलती हैं और एट द एंड ऑफ द नेफ्रॉन यहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो बन के तो बॉडी से बाहर निकल जाता है। Urine formation in our body occurs in 3 steps: glomerular filtration, selective reabsorption, and tubular secretion. हमारे यूरिनरी सिस्टम का मकसद क्या है कि जितने भी फालतू प्रोडक्ट्स हैं वो उसने हमारी बॉडी से बाहर निकालने हैं। इस यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में हो रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, ये जो एफरेंट एट्रियोल होती है ये ब्लड को लेके आती है नेफ्रॉन के अंदर एंड इफरेंट एट्रियोल से ब्लड बॉडी जो है वो बाहर निकलता है। इफरेंट एट्रियोल का फंक्शन हम याद रख सकते हैं एग्जिट के साथ, एग्जिट मतलब बाहर जाना। एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर जो है वो बड़ा होता है जबकि इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है। इनके डायमीटर में फर्क की वजह से ब्लड के अंदर एक प्रेशर बनता है जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर जितने भी मीनिंगफुल या यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं लाइक ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, वो सारी जो हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं हमारी यूरिन से वापस हमारी बॉडी के अंदर। जबकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं लाइक मेटाबॉलिक वेस्टेज सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड आयंस वगैरह वो इसके अंदर ही रहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या है? जो फिल्ट्रेट बनता है बाय बोथ किडनीज पर मिनट।
फिल्ट्रेट हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं? फिल्ट्रेट हम यहाँ पे उस यूरिन को कह रहे हैं जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स में वापस हमारी जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स वापस चली जाती हैं, जबकि इसके अंदर जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारा फिल्ट्रेट रहेगा, यानी कि हमारा यूरिन रहेगा, यानी वो चीज़ें जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं। एक नॉर्मल किडनी का GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। यूरिन फॉर्मेशन का जो दूसरा स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें भी हमारी बॉडी के हमारे यूरिन के अंदर जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये अमल जो होता है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स के अंदर हो रहा होता है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में आइंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस हमारी बॉडी के अंदर। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो वाटर होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। कुछ आयंस या कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होती है और कुछ की बहुत पैसिवली होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जो कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की वो ट्रांसपोर्टेशन होती है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वाटर जो रीअब्सॉर्ब होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन इस अमल को हमने टर्म दी हुई है ऑस्मोसिस, इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। यूरिन फॉर्मेशन का जो तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन है। ये रीनल ट्यूब्यूल्स में होती है और इस चीज़ की इंश्योरिटी देती है कि जितने भी एक्सेस हाइड्रोजन और पोटाशियम आयन हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो यूरिन में चले जाते हैं। Tubular filtrate is finally known as urine. Human urine is hypertonic in nature. Hypertonic in nature मतलब हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर सोल्यूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। हमारा किडनी एज अ ऑसमो रेगुलेटरी काम करता है, यानी अगर हमारे पास वाटर की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा होती है तो जो यूरिन होता है वो थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, यानी यूरिन में वाटर की ज़्यादा मिकदार चली जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पानी कम है तो यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होगा, यानी कि इसमें पानी की मिकदार कम होगी और जो ज़्यादा पानी होगा वो हमारी बॉडी फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगी। इस डायग्राम में यूरिन फॉर्मेशन को और कौन कौन सा आयन कहाँ कहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ये जो येलो है ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, यानी कि इसके अंदर फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट मतलब कि वो चीज़ें जो हम अपनी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालना चाह रहे हैं, और ये हमारी ब्लड आर्टरीज हैं जो चीज़ें वापस रीअब्सॉर्ब हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। हम यहाँ पे देख लेते हैं एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जाता है ये कैपिलरीज का गुच्छा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इसको हम कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर से ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, सोडियम और वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होके हमारी बॉडी में वापस जा रहा है। ये रीअब्सॉर्प्शन जो है वो एंड तक होती रहती है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है बाय ऑस्मोसिस। लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयन जो हैं वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या है कि इन आर्टरीज के अंदर से, यानी इन आर्टरीज के अंदर से हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और ड्रग्स जो कि अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो टॉक्सिक हो सकते हैं तो वो फिल्ट्रेट में जा रहे हैं,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसके अंदर हमारा यूरिन जो है वो मूव कर रहा है। सो ये सारा कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाएगा। इसको हम और कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो यूरिन होता है और फिर यूरिथ्रा से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिटर्स जो है वो यूरिनरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट होता है, यानी हमारी किडनी से एक थिक नैरो डक्ट निकल रही होती है, इसको हम यूरिटर कहते हैं। ये दोनों किडनी से एक एक निकलती है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इनका अपर हाफ एब्डोमेन में होता है, जबकि लोअर हाफ जो होता है वो पेल्विस में होता है। ये जो है वन वे वाल्व के तौर पे काम करती है, यानी हमारा यूरिन जो है वो किडनी से यूरिटर में तो आ जाता है, लेकिन यूरिटर से वापस किडनी की तरफ नहीं जाता। यूरिटर जो होते हैं इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल और स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करके हमारे किडनी से ब्लैडर की तरफ चला जाता है और इसके अमल में हमें ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यूरिटर से यूरिन आके इस ऑर्गन में कलेक्ट होता है। इस ऑर्गन को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। It is hollow organ and it is located in the lower abdomen. It collects urine from both ureters. एक हेल्दी ब्लैडर जो होता है वो अप टू 2 कप्स ऑफ यूरिन को स्टोर कर सकता है फॉर 2 to 5 आवर्स, जबकि फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि यूट्रस जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है। और ब्लैडर का काम होता है यूरिन को बॉडी के अंदर होल्ड करके रखना। इसके अंदर ऐसे मसल्स होते हैं जो कि यूरिन को होल्ड करके रखते हैं और वो बॉड लीक नहीं होता, हमारी मर्जी के बगैर, मतलब लीक नहीं होता। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो एज के साथ डिमिनिश कर जाती है। यहाँ पे हम ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यूरिटर्स हैं, मतलब वो डक्ट है जो कि किडनी से हमारे ब्लैडर की तरफ आ रही है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है ये है होलो ऑर्गन, ये हमारा ब्लैडर है। ये पेरिटोनियम है, यानी कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी। ये है ब्लैडर। इसके अंदर ये यूरिस्ट्रल ओपनिंग है। इसके अंदर हमें ये जो डार्कर रीजन नजर आ रहा है इसको हम ट्राइगोन कहते हैं। ये यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें मसल्स नजर आ रहे हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं एक रबर बैंड की तरह ब्लैडर के इर्द गिर्द होते हैं और हमारे यूरिन को इसके अंदर होल्ड करके रखते हैं और लीक नहीं होने देते। ब्लैडर के अंदर नर्व्स होती हैं। These nerves alert a person when it is time to urinate or empty the bladder. और जब यूरिन करना होता है तो ये यूरिथ्रा से ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिथ्रा Micturition is the release of urine from the urinary bladder through the urethra to the outside of the body. Urethra एक canal है extending from the bladder to the exterior, और यूरिनेशन के अमल को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। Micturition is a terminology which is specifically used for urination. जो यूरिथ्रा है मेल के अंदर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जबकि फीमेल के अंदर ये शॉर्ट होती है, लाइक 3 to 4 सेंटीमीटर। मेल में यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है वो पीनस के अंदर होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर इट इज बिटवीन द वेजाइना एंड क्लिटोरस। फीमेल का यूरिथ्रा थोड़ा छोटा होता है, इसकी लेंथ थोड़ी कम होती है। इस वजह से फीमेल के अंदर यूटीआई के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टूल में बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे यूरिथ्रा की तरफ आ सकते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में यूटीआई का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारे किडनी का नॉर्मल फंक्शन है यूरिन प्रोड्यूस करना।
मतलब हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल्स को निकाल के बाहर करना। लेकिन कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से या किसी भी मसले की वजह से अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रहे, इसके कई सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब हमें फटीग हो सकती है, पुअर एपिटाइट हो सकती है, हमारे फीट और एंकल्स पे स्वेलिंग हो सकती है, पफिंग अराउंड द आईज इन द मॉर्निंग हो सकती है, हमारी स्किन ड्राई और स्केली हो सकती है, फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, स्पेशली एट नाइट, वी कैन सी ब्लड इन आवर यूरिन। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई किडनी डिसऑर्डर है। किडनी डिसऑर्डर्स कई तरह के हो सकते हैं। हम यहाँ पे कई डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्बुमिनूरिया। एल्बुमिनूरिया का मतलब है टू मच एल्बुमिन प्रोटीन इन द यूरिन। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के यूरिन में किसी किस्म की प्रोटीन नहीं होती, लेकिन एल्बुमिनूरिया इज अ मेडिकल कंडीशन जिसमें यू रिलीज टू मच एल्बुमिन प्रोटीन इन द यूरिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में लीवर बनाता है। इट हेल्प्स टू कीप फ्लूइड लीकिंग आउट ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। डायसूरिया। डायसूरिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेनफुल यूरिन होता है, यानी वी यूरिनेट विद पेन। इट हैपन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनी यूटीआई। Pyuria is a condition in which you can see pus in the urine, और ये भी यूटीआई की वजह से होती है। Papillary necrosis. Papillary necrosis is a medical condition जिसमें किडनी के अंदर का कोई हिस्सा जो होता है वो टूटकर किडनी के अंदर ही गिर जाता है और किडनी के फंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। यानी कि किडनी का जो फंक्शन होता है यूरिन प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी से बाहर निकालना, वो वैसे नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके बाद नेफ्रोलिथियासिस है। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी विच वी यूज फॉर किडनी स्टोन्स, glomerulonephritis, polycystic kidney disease and UTI. We will discuss them in detail further. Nephrolithiasis. Nephrolithiasis is known as kidney stones or renal calculi. ये स्टोनी मटेरियल होते हैं या क्रिस्टल कंसंट्रेशन होती है जो हमारी किडनी के अंदर बन जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये दो तरह के हो सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सिलोरिया। हाइपरकैल्सीमिया मतलब जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो हमारी बॉडी कैल्शियम को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, या हम कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें जो है वो कैल्शियम स्टोन्स हो जाते हैं। हाइपर ऑक्सिलेरिया जो होते हैं वो ऑक्सिलेट्स की हाई कंसंट्रेशन की वजह से होते हैं, और ऑक्सिलेट्स जो होते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल में ज़्यादा पाए जाते हैं या टोमेटोज में होते हैं। Basically not in tomatoes but in the seeds of the tomatoes. The occurrence of different sort of stones of calcium oxalate is 70%. The occurrence of calcium phosphate type stones is 15%, and the occurrence of uric acid stone is 10%. नेफ्रोलिथियासिस क्योर। अब जाहिर है हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है तो उसका कोई ना कोई क्योर तो होगा। जो किडनी स्टोन है इनका क्योर जो है वो लिथोट्रिप्सी है। This is a term derived from a Greek word which means breaking stone. This is a non-surgical and non-invasive procedure. इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा किडनी है और इसके अंदर जो है पेल्विस रीजन के अंदर हमें जो है वो स्टोन मिल रहा है। ये एक मैस है, ये स्टोनी मटेरियल है। इस प्रोसीजर में लिथोट्रिप्सी में हम क्या करते हैं, हम जो है वो हाई कंसंट्रेशन की एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो बाहर से बॉडी के बाहर से किडनी के ऊपर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो किडनी स्टोन जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, वो भी यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस
इस मेडिकल कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो ग्लोमेरुलस होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का वो गुच्छा होता है जो बहुत ही मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकती है, या किसी ड्रग की वजह से हो सकती है, या पैदाइश के फौरन बाद किसी मसले की वजह से हो सकती है, लेकिन ये अपने आप खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि स्मॉल सैक्स ऑफ फ्लूइड्स। ये किडनी को उनका नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देते एंड कैन कॉज किडनी फेलियर। Urinary tract infection. They are bacterial infections of any part of our urinary system. ये इन्फेक्शन नॉर्मली हमारे ब्लैडर या यूरिथ्रा में भी हो सकते हैं। They are easily treatable, but if left untreated, they can cause serious health risk and cause kidney failure. So, ये हमारे किडनी के डिसऑर्डर्स थे, इनको अगर तो ट्रीट कर लिया जाए तो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से लेफ्ट अनट्रीटेड रह गए हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अब हमारा किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो अगर हमारा किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो उसके लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। ये नॉर्मल किडनी की तरह परफॉर्म करता है। इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। ये दो तरह का हो सकता है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस एक वर्ड है जिसका मतलब है क्लीनिंग ऑफ आवर ब्लड। इसमें एक मशीन यूज की जाती है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरह हमारा नॉर्मल किडनी काम करता है, यानी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि नेफ्रॉन के अंदर जो है एक तरफ तो जो है नेफ्रॉन के अंदर से हमारा जो है फिल्ट्रेट निकल रहा है, यानी कि यूरिन निकल रहा है जिसे हमने बॉडी से बाहर निकालना है। उसके आसपास में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि यूजफुल मटेरियल को रीअब्सॉर्ब कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह इस डायलाइजर को हम आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, विच इज सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। इसके एक तरफ जो है वो ब्लड है और दूसरी तरफ जो है वो डायलिसिस फ्लूइड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो बॉडी से लिया जा रहा है, डायलाइजर में आ रहा है, डायलाइजर के दूसरी तरफ डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। ये फ्लूइड जो है वो ब्लड के अंदर से सारे हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस यूज डायलिसिस फ्लूइड को हम अलहदा से इकट्ठा कर लेते हैं और साथ साथ जो नया फ्लूइड होता है वो इसको देते रहते हैं अनटिल आवर ब्लड इज कम्प्लीटली क्लेंस्ड। और जो क्लीन ब्लड होता है वो इधर से हमारी बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस भी बिल्कुल हीमोडायलिसिस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें यह है कि हम डायलाइजर यूज नहीं करते, यानी कोई मशीन यूज नहीं करते, जबकि बॉडी के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको यूज करते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर जो है हम डायलिसिस फ्लूइड को भर लेते हैं और जो पेट के अंदर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है वो जो है वो एज अ मेम्ब्रेन काम करती है और हमारी जो वेस्ट मटेरियल है वो ड्रेनेज बैग में आ जाता है और बिल्कुल जो नॉर्मल किडनी की तरह जो है वो फंक्शन करता है। डायलिसिस जो है ये टेम्परेरी मेजर होता है। इट इज डन अगेन एंड अगेन एंड इट इज सो पेनफुल। It is done like twice or thrice in a week. It depends on the condition of the patient. In high degree renal failure or end stage renal failure, the only solution is the kidney transplant from a matching donor. So अगर हमारे किडनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसके लिए हमें किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा और ये जो है सोल्यूशन है किडनी के हर प्रॉब्लम का।
At the end of the presentation, we discuss some sort of MCQs regarding the topic. So the reason why the right kidney is slightly lower than the left is, the true answer is option C, because the considerable space occupied by the liver on the right side, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था. The last part of a nephron is the collecting duct, renal papilla, distal cannulated tubule and glomerulus. राइट आंसर ए है, क्योंकि हमें पता है रीनल पैपियाला क्या है. ये पैरामिड का रीजन होता है, और ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, और कोनुलेटेड ट्यूब्यूल्स भी हमें पता है ट्यूब्यूल्स होती हैं. This is the functional unit of the kidney. Yeah, of course, nephron is the functional unit of the kidney. The kidneys are to help regulate blood volume, blood pressure, control pH, all of the above. Yes, all of the above are correct. All of the following belong to urinary system except urethra, ureter, bladder. And the correct answer is prostate, क्योंकि यूरिथ्रा, यूरिटर और ब्लैडर जो है वो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं. प्रोस्टेट ऑल्दो हमारे लोअर एब्डोमेन में ही होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो सकता है मेल के, लेकिन ये यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है. The location of the kidney in relationship to peritoneal lining of abdominal cavity is referred to as retroperitoneal. ये बॉडी में पेरिटोनियल कैविटी में होती है. The apex of renal pyramid is called minor calyx. Which structure is first to collect the urine is the calyx.